Good morning everyone. Welcome to Days in the School. Myself Swati Mahawar. I teach SST subject. Today we start with the subject history of class 10. We start with chapter number 1. The name of the chapter is The Rise of Nationalists in Europe. In the previous video we complete the introduction and first section of this chapter. Today in this video we are doing second section of this chapter. The section is The Making of Nationalists in Europe. In this section we are completing 2.1 and 2.2. Now today we start with 2.3, a new conservatives after 1815. Come to page number 10. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. अब जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया था, हटा दिया था 1815 के अंदर यूरोप से, तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने एक कंजर्वेटिव की स्पिरिट उनके अंदर आई थी, कंजर्वेटिव फीलिंग उनके अंदर आई थी। कंजर्वेटिव्स क्या होता है? अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। एक पॉलिटिकल फिलॉसफी लोगों की ये सोच हो जाती है कि जो भी हमारा पहले का ट्रेडिशन है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुए हैं, जो कस्टम्स हमने बनाए लगाए हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या रहे, ऐसे की ऐसी रहे, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस ना हो। और हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो मॉडर्न करने के लिए इकोनॉमिक को जो चेंजेस लिए जाते हैं, वो भी धीरे धीरे हों, ज़्यादा तेज़ स्पीड में, क्विक स्पीड के अंदर वो चेंजेस ना हों। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the feeling family should be preserved. कंजर्वेटिव्स क्या चाहते हैं कि उनके जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए हैं, जो मोनार्की सिस्टम उन्होंने लगाया है, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी जो उन्होंने बनाई है, फैमिली, ये सारी चीज़ें उनकी क्या रहे, प्रिजर्व रहे, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज ना आए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट पर्पस आर रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। कोई भी कंजर्वेटिव ऐसा नहीं है जो कि प्री रिवोल्यूशनरी डेज़ के अंदर जा सके, यानी कि जो रिवोल्यूशनरी डेज़ उनके पास पहले आ चुके हैं, जब फ्रांस से रिवोल्यूशनरीज उनके कंट्री के अंदर आए थे, तो वो सारी चीज़ें वापस नहीं देखना चाहते हैं। Rather they realize from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. अब जो कंजर्वेटिव्स वो कहते हैं कि अगर नेपोलियन चाहता तो हमारे कंट्री को और ज़्यादा मॉडर्न कर देता, उसने मोनार्की हटा करके जो डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया था, उससे हमारे कंट्री का और ज़्यादा डेवलपमेंट होता, हमारा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा स्ट्रेंथ हो जाता, उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता वो। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। हमारे कंट्री को अगर नेपोलियन चाहता तो और ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाता। A modern army and effective bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and suffrages could strengthen the autocratic monarchies of Europe. अब जो भी उसने मॉडर्न आर्मी यहाँ पर सेटअप की थी, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जो उसने चलाया था, नौकरीशाही का सिस्टम, डायनेमिक इकोनॉमी जो उसने हमारी बनाई थी, एबोलिशन ऑफ फेडरल्स एंड सर्डर्स कुड स्ट्रेंथन, और जो ये उसने मोनार्की सिस्टम जो ख़त्म किया था, उससे हमारे कंट्री को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता और ज़्यादा हमारा कंट्री स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बन जाता। In 1815, representatives of the European power, Britain, Russia, Prussia and Austria, would have collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 के अंदर यूरोपियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो लीडर्स बनाए गए थे, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रोशिया, ऑस्ट्रेलिया को, तो उन्होंने कलेक्टिवली डिफीट किया था, हरा दिया था नेपोलियन को, और उसके बाद में उन्होंने एक मीटिंग रखी थी वेना के अंदर जो यूरोप में है। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब उन्होंने एक कांग्रेस बनाई थी जिसका होस्ट उन्होंने किसको बनाया था, चांसलर ड्यूक मेटरनिक को। द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. अब ये ट्रीटी एक उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंदर ये था कि नेपोलियन वॉर जब हुआ था, जब नेपोलियन यूरोप के अंदर आया था, तो वहाँ पर उसने जितने भी चेंजेस किए थे वो चेंजेस ऐसे के ऐसे रहेंगे, उन चेंजेस को ना बढ़ाया जाएगा, ना घटाया जाएगा, ना उनको हटाया जाएगा, ना ही उनको कैरी ओवर किया जाएगा, वो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट स्टेट के अंदर कंट्री के अंदर रन करते रहेंगे, कोई डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं होगा, कोई अंडर डेवलपमेंट नहीं होगा। द बर्मन डायनेस्टी विच हैड बीन deposed during the French Revolution was restored to power and France lost the territories it has annexed under Napoleon. अब
फ्रांस के अंडर में जो टेरिटरीज़ उसने खो दी थी नेपोलियन जब आया था फ्रांस के यूरोप के अंदर, तो वो सारी प्रोविंसेस वो वापस लेना चाहता था यूरोप, कि फ्रांस के पास जो हमारा पार्ट चला गया है हमारी कंट्री का वो हम वापस ले लें। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब यूरोप ने क्या करा, अपने बॉर्डर्स जो थे उनके बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने सिटीज़ बना दिए, टाउन्स बना दिए, स्टेट्स बना दिए, ताकि फ्रांस आगे उनकी कंट्री के अंदर इंटरप्ट ना कर सके। Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. बेल्जियम को उन्होंने कहाँ सेट किया, नॉर्थ के अंदर। Genoa was added to the Piedmont in the south. Genoa in the south. Prussia was given important new territories on the west side. Prussia को वेस्ट साइड में उन्होंने स्टैब्लिश किया। Austria was given control of northern Italy, और northern Italy का फुल कंट्रोल किसके पास चला गया, ऑस्ट्रिया के पास में। But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. लेकिन जो 39 स्टेट नेपोलियन ने सेटअप किए थे उनको किसी ने टच नहीं किया, उनको नहीं छुआ, उनके अंदर किसी कोई चेंजेस नहीं किए, वो ऐसे के ऐसे रन करते रहे। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रोशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोना। रशिया को ईस्ट के अंदर रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया और प्रोशिया को सैक्सोना का पार्ट दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब वो क्या चाहते थे कि नेपोलियन ने जैसे पूरे देश को एक बना दिया था, पूरे कंट्री के अंदर जो एक ही कॉमन गवर्नमेंट उसने जो अप्लाई कर दी थी, तो वो सिस्टम बंद कर दिया जाए, पूरे यूरोप को अलग अलग टेरिटरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाए और उनके जो लीडर्स हैं मोनार्की सिस्टम जो है वो वापस से चला दिया जाए। कंजर्वेटिव रिजाइन्स सेट अप इन 1815 बाय ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव रिजाइन्स चला दिए गए 1815 के अंदर, जो ऑटोक्रेटिक थे, यानी सब जो भी टेरिटरी का जो लीडर होगा वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा और कोई भी लीडर दूसरे लीडर के किसी भी काम के अंदर इंटरप्ट नहीं करेगा। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया था, जो क्रिटिसिज्म हुआ था, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें वो टॉलरेट करते गए। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब जो भी चीज़ें उनको क्रिटिसाइज़ करती थी, जो भी लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो उनको क्या कर देते, दबा देते, उनको प्रेशराइज़ कर दिया जाता था और उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता था। उन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज, बहुत सारे सेंसरशिप लॉज उन्होंने लगा दिए कि न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स, जो भी चीज़ें प्रिंट होगी, वो जो भी चीज़ें मीडिया के अंदर आएगी, वो सारी चीज़ों पे फुल कंट्रोल किसका होगा, ऑटोक्रेटिक्स का होगा। जो कंजर्वेटिव्स वहाँ पर बने थे, जो जिन्होंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई थी, उनका होगा। लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ में जो लिबर्टी और फ्रीडम जो मिली थी, वो सारी फ्रीडम किसके हाथ में आ गई, अब कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ गई। पहले फ्रीडम्स किसके हाथ में थी, जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई थी, नेशन स्टेट बनाया गया था। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issue taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. अब फ्रीडम ऑफ प्रेस जब कंजर्वेटिव के हाथ में दे दिया गया, तो जो भी पर्सन उसको क्रिटिसाइज़ करता और कहता कि नहीं हमारे कंट्री को वापस आप नेशन स्टेट बना दो, हमारी जो पॉलिसीज़ जैसे पहले लिबरल थी वैसे लिबरल बना दो, तो उन लोगों को वहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, उनको हटा दिया जाता था। Now the next point is 2.4, the revolutionaries. During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalist underground secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. अब क्या हुआ, 1815 के अंदर जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपना जो ग्राउंड था वो ज़्यादा बड़ा करना चाहते थे, यानी अपना फुल कंट्रोल पूरी कंट्री के ऊपर वो करना चाहते थे। तो उसके अपोजिशन के अंदर कुछ सोसाइटीज़ ने अपने खुद के सीक्रेट ग्रुप्स बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. अब वेना कांग्रेस के अंदर उन्होंने मोनार्की सिस्टम लगा दिया कि भाई सब टेरिटरी का अलग रूलर होगा, तो सोसाइटीज़ इससे परेशान हो गए और उन्होंने अपने खुद के सीक्रेट ग्रुप्स बनाए। और वो ग्रुप्स किस लिए बनाए गए, ताकि ये जो मोनार्की सिस्टम वेना के अंदर जो डिसाइड करके लगाया गया है, तो इस मोनार्की सिस्टम को हटा दिया जाए। Most of the revolutionary also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom.
बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज ने क्या बोला कि नेशन स्टेट हमारे फ्रीडम के लिए नेशन स्टेट बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर जब तक हमारा कंट्री नेशन स्टेट नहीं बनेगा तब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी और हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए ताकि हम फ्री हो जाएं। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari. अब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की बात हो रही है, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिसका नाम था गिउसेप मैज़िनी, जो गेनुआ के अंदर जिसका बॉर्न हुआ था 1807 के अंदर। उसने अपना खुद का एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया कार्बोनेरी के अंदर। एज अ यंग मैन, वो 24, ही वॉज सेंड इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिंग्रिया। अब लिंग्रिया के अंदर उसने क्या किया, एक रिवोल्यूशन किया था जिसकी वजह से 24 की एज के अंदर ही उसको जेल हो गई थी। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सालेस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। अब उसने क्या करा, अपने लेवल पे 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई। एक का नाम उसने रखा यंग इटली इन मर्साइलिस और दूसरे का नाम उसने रखा यंग यूरोप इन बर्न। यू हैव टू लर्न द 2 names whose members were like-minded young men from Poland. अब इसके जो मेंबर्स होते थे वो कहाँ से लाए जाते थे, यंग मैन जो जवान होते थे 24 जो मिडिल क्लास के जो होते थे पोलैंड से लेकर आए जाते थे, जिनका एज ग्रुप 18 से 50 तक होता था। फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट, इन कंट्रीज से उनको लाया जाता था, उनके मेंबर्स बनाए जाते थे। मैज़िनी बिलीव दैट गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मैज़िनी ने क्या बोला कि लोगों को अगर यूनिटी से रहना है, मैनकाइंड अगर लोगों के अंदर लेके आना है तो सबसे पहले तो हमें पूरे नेशन को एक करना पड़ेगा। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, इट हैड टू फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विदिन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। अब उसने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि इटली को छोटे छोटे पार्ट में और डिवाइड करके बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, बल्कि हम पूरे इटली को, पूरे यूरोप को अगर हम यूनाइट करके एक ही किंगडम बनाएंगे, एक ही नेशन बनाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर उसका अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। फॉलोइंग इस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी। अब उसका ये मॉडल किसने अपनाया, सबको लगा कि हाँ भाई ये अच्छा मॉडल है, इससे अच्छा हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, हम आगे तक जा सकते हैं। तो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, इन सब लोगों ने ये वाला पूरा मॉडल अपनाया था। मैज़िनीज relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. अब जो अपोजिशन था मैज़िनी का, अब सबको पता चल गया था कि मैज़िनी क्या कर रहा है, तो कंजर्वेटिव्स ने क्या करा, उसको अपोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैज़िनी लोगों को बोल रहा है कि हमारा कंट्री हमें क्या करना है, नेशन स्टेट बनाना है, तो उस कंडीशन के अंदर उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, कंट्री के अंदर फेल हो जाएगी। मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। अब जो मेटरनिक था, जो कंजर्वेटिव्स का जो लीडर था, उसने क्या बोला कि ये मैज़िनी क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का। इसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर जो सोसाइटी है वो अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है, सोसाइटी के अंदर जो भी कस्टम्स और ट्रेडिशन लग रहे हैं वो अच्छे से रन नहीं हो सकते। आया समझ में, क्लियर टू यू?